कैसे हैं आप। आज मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का था। मान लो कोई बॉडी, ये एक समझो बुक है, ये आपकी टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी। और अगर कोई, ये एक कार है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, तो जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तो यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। ठीक है, मतलब ये फोर्स के बिना ये काम नहीं होंगे। एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा इसे रोकने, इसकी जो है आप डायरेक्शन या स्पीड को चेंज करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। चाहे आप कैसे लगाएं, इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो कोई चीज़ स्टेबल है, आपको एक बार बता रहा, बॉडी इन रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी मोशन विद कंटिन्यूस मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस it is compelled by an external force to change the state of the motion। जब तक हम कोई कंपेल नहीं करेंगे बाहर के फोर्स का, इसके स्पीड पे, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई असर नहीं होगा। ये नियम है। और ये जो है, आप ये देखिए, ये पड़ी है, इसको हिलाने के लिए ये क्यों पड़ी है, इसको हम कहते हैं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में और मूविंग है, कंटिन्यूसली मोशन से मूविंग कर रहा है, तो इनर्शिया कहते हैं उसको। इनर्शिया होता है उसके अंदर, जो बाहर के फोर्स को अपोज करता है कि कुछ करने के लिए, वो इनर्शिया होता है। मान लो हम बुक को सरकाते हैं, किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं, कार को मान लो हम धक्का दे रहे हैं, या कोई टॉय कार को हम उंगली से ऐसे आगे कर रहे हैं, तो वो जो है ना, वो फोर्स जो हमारे हाथ पे लगाती है वो इनर्शिया है। जो उसको रेस्ट है तो रेस्ट में रहने देती है इनर्शिया, रेस्ट रिमेन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड में रहने जाती है। तो मास पे भी डिपेंड करती है। मान लो ये दो बॉल है, ये क्रिकेट की बॉल है सॉलिड, और ये प्लास्टिक की बॉल है, इसको हमने धक्का दिया इधर, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और इसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा और कम होगा। अब मैं आपको एक और ये हो गया एग्जाम्पल। तो ये इनर्शिया के कारण होता है सब। इनर्शिया जो है, जो फोर्स को, बाहरी फोर्स का अपोज करे,
वो उसके मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। इससे क्या मतलब है? इनर्शिया एंड मेक ए बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ये रेस्ट से हम करेंगे, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे मूव करने के लिए। रेस्ट में अगर है तो उसको इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक गिलास है, ये इसके ऊपर एक पेपर था, हमने यहाँ सिक्का रखा, उसको उंगली की टो से ऐसे मारा कि कागज यहाँ से निकले। कागज निकलेगा तो सिक्का इसके अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? ये तो मूविंग हुआ है, ये इनर्शिया के कारण गिर जाएगा। इसमें इनर्शिया है। ठीक है, फोर्स ये नहीं चेंज करा इसने अपना मोशन। तो ये साफ उदाहरण है आपका। कागज तो आगे चला गया, पेपर, और ये इनर्शिया के कारण अंदर गिर गया। ठीक है, और सेकंड हम अब आपको बता रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर की फोर्स ना लगे। बाहर की फोर्स लगेगी तो उसकी मोशन चेंज हो जाएगा। चाहे तो वो रुक जाएगी, मान लो ब्रेक लगा दी हमने चलती कार में, और या फिर अपना हमने स्पीड दे दी इसको, पीछे धक्का वक्का दे दिया। ठीक है, इनर्शिया के कारण बहुत सारे होता है। अब बाईसाइकिल जो है चलती क्यों जाती है, रुक क्यों जाती है, चलती क्यों नहीं? एक तो एयर का रेजिस्टेंस है, एक फ्रिक्शन है। नहीं तो बाईसाइकिल चलती जाए, बस एक बार पेंडल मार दो, कोई रोकने का नाम नहीं। ये जा रही जाए सियाराम, फिर नहीं रुकेगी। अब क्या है कि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन लेस उस पर उसको भेज दे और कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम में रख दे, तो चलती रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो फोर्स कोई ना कोई तो लगेगा ही उसको रोकने के लिए, चलाने के लिए। अब देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। चादर हम झाड़ते हैं, डस्ट निकलती है, हो क्या? डस्ट तो स्टिल रिमेन स्टेबल कंडीशन में होते हैं, डस्ट पार्टिकल, है ना, अपनी पोजीशन में रहते हैं। और कपड़ा आगे चले जाता है तो उससे क्या डस्ट वही की वहीं, कपड़ा आगे पीछे होता है, तो वो डस्ट सारी निकल जाती है। हम झाड़ते हैं ना, डस्ट क्यों निकलती है? इसलिए निकलती है। मूवमेंट नहीं है डस्ट पार्टिकल में इतना तेज, उसमें हमने कपड़े में मूवमेंट दे दिया। अब जैसे सीट बेल्ट बांधते हैं, हम क्यों बांधते हैं सीट बेल्ट? कि मान लो कोई झटका ना लगे, झटका लगेगा तो बॉडी में नुकसान होगा। ठीक है, और जैसे हम कार बस है, ये बस इधर मुड़ गई, ये बस जा रही थी, ये ऐसे मुड़ गई, तो हम इधर की अपोजिट साइड गिर जाएंगे। जिधर मुड़ेगी उसके अपोजिट साइड। ऐसे मुड़ी तो इधर गिरेंगे तेजी में, ऐसे मुड़ी पहाड़ों पे देखा, कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं। तो हमारी बॉडी रिमेन उसमें रहती है, फोर्स लगता है तो बॉडी हिलती है। इससे एयर बैग लगाए जाते हैं कार में, ताकि बॉडी आगे गिरेगी, टक्कर लगेगी तो एयर बैग खुल जाएंगे। एयर बैग खुलेंगे तो चोट नहीं लगेगी, जर्क नहीं लगेगा, तो कोई बाहर का फोर्स नहीं लगेगा। बस यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो मैं बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स एज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ए फोर्स इज समथिंग विच चेंज और ट्रेन टू चेंज
स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, वही है बस इतना ही। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, ये तीर से दिखाई जाएगी। ये है ऑब्जेक्ट, इधर से फोर्स लग रही तो एफ इधर हो गया, इधर से लग रही तो एफ इधर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन है में लगती है, ऐसे नहीं कि गोलाई में लग जाएगी या चौड़ाई में, एक डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। तो डायरेक्शन में जो चीज़ डायरेक्शन, जो चीज़ डायरेक्शन से इंगित होती है, मतलब हम डायरेक्शन से चीज़ को दिखाते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर एफ ऊपर ऐसे तीर लगाते हैं तो वेक्टर हो जाता है, ठीक है। वेक्टर हुआ है फोर्स। क्योंकि ये जो है फोर्स जो है मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपको मोशन समझ में आया होगा। फर्स्ट लॉ मोशन का मैंने न्यूटन का आपको बताया है। आप मुझको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में ना आए, और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपके सारे फंडामेंट्स क्लियर करूंगा। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोचने की बात है। ये लॉजिक क्या है, थोड़े फिजिक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, थोड़ा लॉजिक है फिजिक्स या बैठी लॉजिक वाली चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग में धारण कर लो तो फिर ज़िंदगी में नहीं आप भूल सकते। तो इससे घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।